नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत की राजकीय यात्रा पर सऊदी क्राउन प्रिंस 100 बिजनेसमैन 7 मंत्रियों का डेलीगेशन साथ लाए। सेरेमोनियल वेलकम के बाद प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। जी हां दोस्तों, G20 समिट के लिए नई दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत की स्टेट विजिट पर हैं। वो 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें सेरेमोनियल वेलकम भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब अहम रणनीतिक साझेदार है। हम दुनिया की 2 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। हम अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर लेकर जाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने कहा कि हमारे संबंधों में कभी कोई विवाद का मुद्दा नहीं रहा। सऊदी अरब के आर्थिक विकास में भारत के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री बोले, राहुल जी गांधी सरनेम छोड़ दीजिए। टाइटल लगाने से डकैत साधु नहीं बनता, आप लोग डुप्लीकेट गांधी हैं। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने का आरोप लगाया। रविवार 10 सितंबर को गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि सारे गांधी कैसे बन गए। मैंने बहुत दिन रिसर्च किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फार्मूले से गांधी हैं। कांग्रेस कहती है कि भाजपा इंडिया नाम से डर गई है। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेगा तो क्या वह साधु बन जाएगा। हिमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने कहा कि जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा, वैसे ही राजीव गांधी का नाम अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा है। वहीं दोस्तों, भाजपा महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कहा था कि जब वोट लेने का टाइम होता है तब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है। चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने अपना नाम इंडिया कर लिया। आप लोग इंडिया कैसे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6000 किलोमीटर लंबा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग, 40% कम समय में यूरोप पहुंचेगा भारतीय सामान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत हो जाएगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी खेमे में हलचल। केंद्रीय नेतृत्व ने CM शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी के चलते राज्य के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलावा भेजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले टिकटों पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने बंगाल कैबिनेट में किया बड़ा बदलाव। बाबुल सुप्रियो समेत 6 मंत्रियों के विभाग बदले गए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल कैबिनेट में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं। इनमें बाबुल सुप्रियो से टूरिज्म को लेकर उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा विभाग दिया गया है। इंद्रनील सेन को टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला है। दोस्तों, ज्योति प्रिय मलिक के पास फॉरेस्ट विभाग था, उन्हें अब औद्योगिक पुनरुद्धार विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। प्रदीप मजूमदार जिनके पास पंचायत विभाग था, उन्हें कोऑपरेटिव विभाग का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ही धूपगुड़ी के उपखंड का दर्जा देने की भी बात कही। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि धूपगुड़ी हमारे वादे के अनुसार इस साल के अंत तक आधिकारिक तौर पर उपखंड का दर्जा प्राप्त कर लेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अगली महामारी आने से पहले वार्निंग देगा AI। नया सिस्टम चिंताजनक खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा। वायरस के म्यूटेशन की भी जानकारी देगा। जी हां दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिस्टम बनाया है जो अगली महामारी की वार्निंग देगा। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक और खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा। इससे महामारी को रोकने या फिर कंट्रोल करने में मदद मिल सकेगी। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि वह वेरिएंट जो तेजी से ट्रांसमिट होते हैं, गंभीर लक्षण
दिखाते हैं और एंटीबॉडी को चकमा दे सकते हैं, वही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कोरोना के ऐसे वेरिएंट है जो वायरस के ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस से बचने की क्षमता दिखाते हैं। एआई सिस्टम का नाम अर्ली वार्निंग एनोमली डिटेक्शन सिस्टम है। जब SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के डेटा के साथ इसका मिलान किया गया तो इसके लिए वायरस के म्यूटेशन और भविष्य में सामने आने वाले वेरिएंट्स के बारे में सटीक जानकारी मिली। इससे यह भी पता चला कि वायरस के किस वेरिएंट से ज़्यादा खतरा है जिससे महामारी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लद्दाख में सेना अलर्ट। उत्तरी कमान के चीफ बोले भारतीय सीमा में किसी को घुसपैठ करने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि सेना पाकिस्तान से सटे नियंत्रण रेखा LOC और चीन के साथ लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वे किसी को भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने नहीं देंगे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2023 में मीडिया कर्मियों से कहा, हम पाकिस्तान और चीन के खिलाफ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए LOC और LAC पर हमेशा ऑपरेशनली तैयार रहते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर VD मिश्रा ने कहा कि इस क्षेत्र में चीन ने 1 इंच भी भारतीय भूमि पर कब्जा नहीं किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि लद्दाख में स्थित सामान्य और बहुत अच्छी स्थिति है। उत्तरी कमान के एक अन्य सेना कमांडर के रूप में मैं जिसकी रखवाली कर रहा हूं वह हमारा क्षेत्र है और मैं किसी को भी भारतीय क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री भी हुए गायब, 2 हफ्तों से नहीं आए नजर। जी हां दोस्तों, चीन अपने मंत्रियों के गायब होने का नाटक कर रहा है। भले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया, लेकिन इससे अधिक एक और चीनी अधिकारी की गैर मौजूदगी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू करीब 2 हफ्तों से गायब हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहां हैं। अब सार्वजनिक जीवन में उनकी अनुपस्थिति को लेकर अफवाहें फैल रही है। इस बारे में जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रहम इमानुएल ने पिछले शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्पणी भी की थी। यह चीन में दूसरी हाई प्रोफाइल गुमशुदगी है। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री किन गेंग भी जनता की नजरों से गायब रहे हैं। बीजिंग में क्या चल रहा है इस बारे में फिलहाल किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह गिरफ्तार हो सकते हैं। क्रेडिट स्विस केस में सुप्रीम कोर्ट बोला 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ दो या जेल जाओ। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट स्विस केस में 12.45 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। इसमें 4.15 करोड़ रुपए यानी कि $5 लाख का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट है। इसके लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ और असाहुद्दीन अमानुद्दुल्ला की बेंच ने 2015 के इस क्रेडिट स्विस मामले की सुनवाई की। जजों ने कहा कि यह काफ़ी हो गया है, अब हमें काफ़ी कठोर स्टेप लेने होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पाइसजेट शटडाउन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से छूट को रद्द करने का फैसला लंबित मामलों पर भी होगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर की सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारी से छूट के मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार 2014 से पहले के मामलों में भी अफसरों को संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का फैसला पहले से लंबित मामलों पर भी लागू होगा। DPSE एक्ट की धारा 6A को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 2014 सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारी से छूट के प्रावधान को रद्द कर दिया था, लेकिन बेंच ने यह भी बताया था कि यह आदेश 2014 से पहले के लंबित केसों पर भी लागू होगा या नहीं। 2016 में डॉक्टर किशोर के मामले में बेंच ने मामले को 5 न्यायाधीशों की बेंच को यह तय करने के लिए भेजा था कि क्या संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संरक्षण हटाना पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO के अलर्ट के बाद भारत में 2 दवाओं के नकली संस्करण की बिक्री पर निगरानी रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को यकृत की दवा डिफिटेलियो और डाकेडा फार्मास्यूटिकल्स की कैंसर की दवा एडसेट्रिस इंजेक्शन के नकली संस्करणों की बिक्री व वितरण पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। DCGI ने इन दोनों दवाओं के नकली संस्करणों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद यह निर्देश जारी किया। DCGI ने 5 सितंबर को जारी एक परामर्श में कहा कि WHO ने टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित एडसेट्रिस इंजेक्शन 50 मिलीग्राम के कई नकली संस्करणों की पहचान करते हुए एक सुरक्षा चेतावनी जारी की। WHO के मुताबिक भारत सहित 4 अलग अलग देशों में इन
नकली दवाओं की मौजूदगी का पता लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाएगा फिल्म फेस्टिवल, 30 शहरों में दोबारा रिलीज होगी गाइड, CID हम दोनों जैसी फिल्में। जी हां दोस्तों, देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन 2 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस दौरान मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, नागपुर, दिल्ली जैसे 30 शहरों के 55 सिनेमा हॉल्स में उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये फेस्टिवल 26 सितंबर को उनके बर्थडे से 2 दिन पहले 23 और 24 सितंबर को मनाया जाएगा। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने यह फेस्टिवल नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और पीवर आइनॉक्स के एसोसिएशन में सेलिब्रेट किया जाएगा। दोस्तों फेस्टिवल का थीम होगा आनंद @100 फॉर एवर यंग। इस दौरान उनकी फिल्में हम दोनों, तेरे घर के सामने, CID, गाइड, ज्वेल थीप और जोनी मेरा नाम जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निफ्टी पहली बार 20,000 के पार, 20,008 का ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 528 अंक चढ़कर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान इसने 20,008 का लेवल टच किया। इसके बाद यह 176 अंक की तेजी के साथ 19,996 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 20 जुलाई को निफ्टी ने 19,991 का हाई बनाया था। वहीं दोस्तों सेंसेक्स 528 अंक की तेजी के साथ 67,127 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस और एक्सिस बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस और ONGC रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के बयान से सियासी संग्राम, बीजेपी बोली कुछ लोग सत्ता के लालच में कुछ भी कहते हैं। जी हां दोस्तों, राम मंदिर पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निंदा की है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह पूरा गठबंधन जो PM मोदी के खिलाफ है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन्हें कुछ सद्बुद्धि दे। ये एक शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है, हम इसकी निंदा करते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को जलगांव में एक जनसभा के दौरान यह टिप्पणी की थी। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर के कई हिंदुओं को बुलाया जाए और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 250 रुपए से 10 रुपए किलो पर आया टमाटर, सही दाम न मिलने से किसान सड़कों पर फेंक रहे, कहा लागत मजदूरी तक नहीं निकल रही। जी हां दोस्तों, जून में 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब रिटेल बाजार में 10 से 15 रुपए किलो पर आ गया है। इसके दाम गिरने से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों के अनुसार थोक में इसके दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि लागत भाड़ा और मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए किसान मंडी ना जाने वाले टमाटरों को फेंक रहे हैं। व्यापारी भी मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। दोस्तों किसानों की मांग है कि सरकार टमाटर का एक्सपोर्ट बढ़ाए, ताकि भारत का टमाटर बाहर जाएगा तो किसानों को सही दाम मिल पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मुफ्त के मोबाइल बने जी का जंजाल, कतारों में खड़े खड़े बीत रहा महिलाओं का दिन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है। सरकार की ओर से सूबे की 1,35,00,000 महिलाओं और बेटियों को ये मोबाइल बांटे जाएंगे, लेकिन सरकार की ओर से दिए जा रहे इस मुफ्त स्मार्टफोन को हासिल करना महिलाओं के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। हालात यह है कि रात के 2 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक कतार में लगे रहने के अलावा बावजूद मुफ्त मोबाइल का टोकन नहीं मिल पा रहा है। मोबाइल का टोकन हासिल करने के लिए महिलाओं को कई दिन तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जयपुर शहर के वैशाली नगर इलाके में स्थित हनुमान मंदिर के सामुदायिक केंद्र में भी इस योजना के मोबाइल बांटे जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोबाइल लेने के लिए कितनी आपाधापी मची हुई है। कतारों में खड़ी महिलाओं ने बताया कि उनमें से कुछ रात को 2 बजे से तो कुछ तड़के 4 बजे से लाइन में खड़ी है। इसके बावजूद मुफ्त के मोबाइल के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सुप्रीम कोर्ट में पट्टी बांधे पहुंचा वकील, सीजेआई के सामने उठा आवारा कुत्तों का मामला, सॉलिसिटर जनरल ने रखी यह मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बच्चे की मौत से एक बार फिर उजागर हुई कुत्ते के काटने की समस्या सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अप्रत्याशित तरीके से उठी, जब एक वकील कुत्ते के हमले के बाद पट्टी बांधकर अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान वकील को पट्टी बांधे देख चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वजह पूछी। वकील ने जवाब दिया, मुझे 5 कुत्तों ने घेर लिया और काट लिया। इसके बाद सीजेआई ने पूछा कि कहां तुम्हारे घर के पास? वकील ने हाँ में उत्तर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तुरंत सहायता की पेशकश की और पूछा कि क्या वकील को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम आपको तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वकील ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्शन देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग फैसले दे रखे हैं। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह एक गंभीर मामला है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लिए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुत्ते के काटने से 14 साल के बच्चे की रेबीज से हुई दर्दनाक मौत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समुद्रयान मत्स्य 6000 की टेस्टिंग अगले साल। 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता लगाएगा। भारत मानव पनडुब्बी बनाने वाला 8वां देश। जी हां दोस्तों, भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को अगले साल यानी कि 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजेगा। मत्स्य 6000 नाम की इस पनडुब्बी की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। पहले ट्रायल में इसे समुद्र की 500 मीटर गहराई में भेजा जाएगा। 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। भारत 6वां देश है जिसने मानव पनडुब्बी बनाई है। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने मानव युक्त पनडुब्बी बना चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारत सरकार इस मिशन के जरिए समुद्र तल से मोबाइल, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए कोबाल्ट, निकल और सल्फाइड जैसी धातुएं और खनिज निकालने के प्रयास भी कर रहा है। दोस्तों, NIOT के डायरेक्टर GS रामदास ने मत्स्य 6000 पनडुब्बी की खासियत बताते हुए कहा कि यह 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चल सकती है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। इसका व्यास 2.1 मीटर है। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये 80 mm के टाइटेनियम अलाय से बनी है। ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा यानी कि 600 बार दबाव नापने की इकाई में प्रेशर झेल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वह पहले मध्य प्रदेश के बीना में सुबह 11:15 बजे बीना मेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अन्य कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाएंगे। यहाँ दोपहर 3:15 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 4 बजे रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के सबसे बड़े कैंपेनर हैं। ऐसे में पीएम मोदी की काफी रैलियां चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों की लॉटरी लगी। फ्री गेहूं चावल के साथ मिलेगी चीनी। कल से होगा वितरण। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से फ्री राशन की सुविधा मिलती है। अगर आप भी फ्री राशन का फायदा ले रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, अब राज्य सरकार ने गेहूं और चावल के साथ में फ्री चीनी भी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसका फायदा कुछ खास लोगों को ही होगा। सितंबर महीने में फ्री राशन का वितरण 12 और 13 सितंबर को किया जाएगा, यानी कि आपको कल से फ्री राशन की सुविधा मिलने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार 3 महीने की चीनी भी फ्री मिलेगी। लखनऊ के DSO विजय प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में चीनी भी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन, सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जानिए आखिर किस बात को लेकर हो रहा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र का राजनीति का जहाज हिचकोले खाने लगा है। इस बार सत्ता के जहाज को डावाडोल करने वाली लहर मराठा आरक्षण आंदोलन की है। बीजेपी शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहली बार विपक्ष के विचारों को जानने की पहल की। मराठा समुदाय राज्य की आबादी का करीब 1/3 है। यह समुदाय महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखता है। समुदाय सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि यह मांग आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 32 साल पहले 1981 में ही हुई थी। मराठा आरक्षण को लेकर इस तरह का यह पहला विरोध प्रदर्शन करीब 32 साल पहले मथाडी लेबर यूनियन के नेता
नेता अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में किया था। उसके बाद से लगातार इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले इस तरह के प्रदर्शन महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का एशिया कप टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट एशिया कप सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।